Article 19 is applicable to both citizens and also the foreigners who are visiting. Very good. ग्रेट. सबसे मेन चीज पता है क्या है, हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे मेन पार्ट है ना, वो यही है फंडामेंटल राइट. और उसमें भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर थे, उन्होंने बोला था कि जो सबसे कंट्रोवर्शियल जो पार्ट है फंडामेंटल राइट का, वो कौन सा पार्ट है. ये हमारे लास्ट लेक्चर में जिन लोगों ने ऐड अगर रहे हो आप हमारे लास्ट सेशन में, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था. Guys, just give me 5 minutes. So guys, let's start with the question and answer. अगर किसी की डाउट्स कुछ हैं तो प्लीज लेट मी नो. आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं. Anybody? Sanjeev, Pratmesh, please go ahead. Pratmesh, unmute and ask. सर वो पूर्ण स्वराज के बारे में एक बार रिटर्न बोला. Am I audible? हाँ सर. हाँ जी, बताइए. वो पूर्ण स्वराज के बारे में आप बता रहे थे ना, वो एक बार रिटर्न बता सकते. वो थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा. पूर्ण स्वराज बेसिकली उसमें क्या था कि जब जवाहरलाल नेहरू और मतलब हमने जब शुरुआत करी थी तो हमने पहले डोमिनियन स्टेट के बारे में मांग करी थी. मतलब हम चाह रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेट मिल जाए, हमें यही मांग रहे थे हम कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दो हमको. तो जब मुझे याद नहीं आ रहा कि उस समय कौन थे वॉइसरॉय, लेकिन इंग्लैंड में एक थे, PM थे शायद इंग्लैंड में उस टाइम के करंट PM. तो उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हो जाएगी तो हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे. तो उस टाइम हम लोग 1929 से हम शुरुआत कर रहे थे. 1930 में हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी. तो पूर्ण स्वराज हमने जब बोला था तो हमने मना कर दिया था कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेट के अलावा हमको पूर्ण स्वराज चाहिए. तो बस पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट वहीं से था. मीटिंग्स हुई थी कहीं नदी के किनारे, मेरे को एग्जैक्टली उसका याद नहीं है. रावी नदी या कौन सी नदी थी, आई डोंट नो. लाहौर में हुआ था शायद. हाँ जी श्रुति, आपका कोई क्वेश्चन था? यू हैव रिटन समथिंग. यू कैन टेल मी. अनम्यूट योरसेल्फ श्रुति. बहुत सारा लिख दिया आपने. Participant, please unmute yourself and ask the question to sir and everyone. Shruti, you have typed so many things. Yes, sir. I am reading the question. So the question is, so I am a Shruti Agarwal, BA second year student from Kanpur, a local college where I don't attend regularly. I am preparing for 3-year LLB entrance exam and aspire to become criminal lawyer in the Supreme Court. I am keen to join the district court to gain practical exposure. Could you please guide me on what I should know on or prepare before joining the district court? Additionally, I want to start reading Bear Acts and would appreciate if you could have suggest specific books for the same. I am also interested in writing blogs and legal articles. Can you guide me on how to improve my skill in this area and further develop myself as a legal professional? Okay. This is the question.
ओके, सो थैंक यू फॉर रीडिंग आउट फॉर मी यासर एंड श्रुति, अगर आपको कंटिन्यू करना है लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग योर एलएलबी, इफ यू वांट टू परस्यू इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमारे लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हमारी बैरक्स, हमारी आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। अब वो सीपीसी तो वही है, लेकिन आपको बैरक्स अभी कौन सी लाइक मुल्ला की है और बहुत सारे जैसे और भी है पब्लिकेशंस, मैं उन पे आप लोग आप मतलब सजेस्ट नहीं करता, मैं सजेस्ट करता हूँ बैरक पे। जैसे ये ऐसी बैरक होती ना, ये बैरक होती, बैरक सबसे बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए और जो प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो फोकस ऑन बैरक। अभी आप बीएनएस की बैरक ले लो, बीएनएस की ले लो, बीएसए की ले लो और सीपीसी की ले लो, इन चार बीएनएस मतलब आप जो क्रिमिनोलॉजी सारी बैरक्स है इन पे फोकस करो। बैरक्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, सारे प्रोविजंस पढ़ो, सारे जितने एक्सेप्शंस है उसको पढ़ो, और क्योंकि बैरक की लैंग्वेज होती है बहुत इजी होती है, बट यू जस्ट हैव टू रीड मल्टीपल टाइम्स, यू हैव टू रीड द सेक्शंस, तो उनको आप समझोगे। और अभी जिन लोगों को शायद पता नहीं होगा भी सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क की भी वैकेंसी निकली है, तो यू कैन ट्राई दैट एज वेल। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने से पहले मेक श्योर यू हैव अ गुड हैंड्स ऑन बैरक, सेक्शंस अच्छे से याद हो, उनके प्रोविजंस अच्छे से याद हो, उनके एक्सेप्शंस अच्छे से पता हो तुमको। There are certain channels on YouTube that I can suggest. You can connect with me after the session over my Instagram. I will definitely share some links जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं in my touch जिन्होंने फ्री में YouTube पर CRPC पुरानी वाली, IPC पुरानी वाली और एविडेंस एक्ट और नया वाला एविडेंस एक्ट, नया वाला सीआरपीसी, आईपीसी सब कुछ फ्री में पढ़ा रखा है। 23 घंटे, 18 घंटे की वीडियोस पड़ी हुई है। तो कनेक्ट विद मी आफ्टर दिस सेशन ऑन माय इंस्टाग्राम। यू कैन आस्क मिस्टर यासर अबाउट माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड कमेंट और डीएम मी पर्सनली, आई विल शेयर दोज लिंक्स विद यू, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगा। हाँ जी, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। शाजिया, प्लीज आस्क। I'm first semester student of Sham Bazar Law College under Calcutta. Okay. So what is the question, Shadia? सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की Shadia, you're cutting in and out. Please repeat. Unmute yourself. सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। सर मुझे ये पूछना था कि हमारा भी फर्स्ट सेमेस्टर में ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो उसमें एक मतलब एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे थोड़ा सा मतलब समझने में दिक्कत हो रहा है, जिसमें एक क्वेश्चन आता है ना कि कंसीडर नीड नॉट बी एडिक्वेट, तो वहाँ पे सर मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है वो उस पॉइंट पे। और एक उसी में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन एंड प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो सर वहाँ पे मैं आपको YouTube का एक लिंक शेयर करूंगा। मिस्टर विशाल सिंह जो मेरे भी टीचर हैं, जब मैं कॉलेज में था तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है उनसे पर्सनली भी, और YouTube पे भी उनके बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पढ़ा रखा है पूरा YouTube पे, उन्होंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रखा है उन्होंने, मतलब जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उसको लो, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो आप मेरे को डीएम करना इंस्टा पे, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप देखो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। श्रुति, या गो अहेड। ओके, फॉर lending a patient and hear good words of advice to me. Yeah, sure, please ask Shruti if you have any questions. Sir, one question I would like to ask, sir. Some brief enlightening on sir Supreme Court and its jurisdiction, sir. सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन देखो, सबसे पहली चीज की सुप्रीम कोर्ट का एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोगों को पता होगा कि जैसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन और एपिलेट जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन जैसे ट्रायल कोर्ट, सब किसी के ऊपर एफआईआर हुई, ठीक है, वो एफआईआर होती है, तो एफआईआर होने के बाद ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसके पास होता है? लोअर कोर्ट के पास होता है, तो ट्रायल लोअर कोर्ट ही करेगा।
अगर उसकी जजमेंट के बाद कोई प्रॉब्लम होती है, मैं जजमेंट से खुश नहीं हूं, तो फिर मैं सेशन में जाऊंगा, फिर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। लास्ट हमारी अपील जो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिडिक्शन होती है ना, वो ऑल ओवर इंडिया होती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे दो स्टेट्स में डिस्प्यूट है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने एक प्रॉब्लम सुनी होगी, दिल्ली का एनसीटी का और अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली गवर्नमेंट एंड एनसीटी का जो केस था, जिसमें वो मांग रहे थे कि दिल्ली गवर्नमेंट वाले कि हमें एलजी जो है साहब वो काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारी चीजें हैं, मतलब उनको पावर्स नहीं है। तो अगर दो स्टेट्स में आपस में डिस्प्यूट होता है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स का जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। जैसे यूपी और दिल्ली के बीच में कोई कंफ्लिक्ट है या कोई डिस्प्यूट है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाया जाता है, वो उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ अपील होती है, या फिर आप बेल लेके जा सकते हो, या तब जा सकते हो जब आपके पास आपका कोई फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। इन आर्टिकल 32 और 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो यही है बस सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन। Thank you, sir. एनीवन एल्स? So, what is the advisory jurisdiction of Supreme Court then? एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन तब होती है जब जैसे सेम वही जैसे स्टेट वाली भी होती है। अगर स्टेट के ज्यूरिडिक्शन पे किसी भी कोई क्वेश्चन होता है, जैसे लॉ ऑफ फैक्ट पे किसी क्वेश्चन होता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट अपना कोई जजमेंट सुनाने से पहले जब कोई एडवाइजरी भी देता है ना, कि जैसे कोई स्टेट को कुछ एडवाइजरी दे रहा है, कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास कर रहा है, तो उसे ही हम एडवाइजरी बोलते हैं कि हाँ उसने कुछ एडवाइस देते हुए या फिर कुछ कमेंट करते हुए उसको पास करना हो। Understood. Thank you. हाँ जी, कुलदीप, hi sir, as from the IT background but curious to know about constitution, could you please explain once again dominion states? Thank you in advance. कुलदीप जी, आप मेरे को पर्सनली फोन करना, मैं आपको पर्सनली अच्छे से समझाऊंगा उस पे, एंड विल मेक श्योर कि आपको मैं इन डिटेल डोमिनियन स्टेट्स के ऊपर आपको पूरी जानकारी दूं। Anybody else? Chalo, So this is a question kind of a bit out of context. So technically, I'm in my second year of law school, and Okay. I have been looking for courses or whatever to help me improve my legal research skills, because it is a really important skill which I have found while looking for internships and everything. Could you suggest me something that would help me in such a way? In terms of internship? No, in terms of legal research, developing my legal research skills. See, legal research, mainly you have to focus on different things, like different platforms. If you have interest in researches like Manu Patra, Live Law, and there are other platforms as well, like सुप्रीम कोर्ट का एक अलग प्लेटफॉर्म है, उस पे आप जा सकते हो। तो ये रिसर्च बेस्ड बहुत है, जिसमें आपको लैंडमार्क जजमेंट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको जो करंट जो लीगल अफेयर्स है वो मिल जाएंगे, तो वो आपको बहुत रेलेवेंट करेंगे। ये सारे प्लेटफॉर्म दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। Basically, what happened is I have seen that most of the institutions provide a subscription for such law research websites, but our college really did not help with that. Now they do not provide us a subscription. So how should I proceed with it? Well, see, there are certain websites. Again, once you will connect with me on Instagram, DM me personally. I'll share some links where there are different websites on which you don't have to subscribe. There are different groups, WhatsApp groups. I'll recommend you to get yourself added over there, where you will get a lot of information related to your research things, and on different domains or different contents that you need. So I'll suggest you DM me after this. I'll let you know about those groups and those websites. Okay, sir. Will you provide your Instagram handle on the chat? Sure. Just give me one Thank you. second. Yeah, sir. You can provide my Instagram user ID. If you want, I can send it to you, and you can take over. Yes, sir, will do. Participant reach out to us on text. We will provide that. So, sir, one question is that
some international generals is also there, England law general. So that is also applicable in India, or we can present this before the court, sir? Which one? Some international generals, sir, like that England law generals and international courts general, sir. सच तो हमारा कुछ नहीं है वो, जैसे इंटरनेशनल लॉ हमारे इंडिया पे तभी लॉ एप्लीकेबल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब ज्यूरिडिक्शन की बात होती है ना, जैसे एक केस था प्रिंस क्वीन केस वर्सेस स्टेट, जिसमें एक क्रूज थी, क्रूज के ऊपर हमारे कर्नाटका के या उसी पोर्ट के पास दो लोगों ने मार दिया था उनको, वो इटली की क्रूज थी, तो इटली के लोगों ने मार दिया था यहाँ पे, तो हमने उनको डिटेन कर लिया था। तो अब क्या होता है कि जब हम इटली के बंदे ने, वहां के ऑफिसर्स ने हमारे मछुआरों को मार दिया क्योंकि इट वाज इन दी हमारे टेरिटरी में, तो हमने इटली के ऑफिसर्स को डिटेन कर लिया। तो हमारा जो लॉ है ना, हम अपने हिसाब से उनके ऊपर ट्रायल चलाएंगे। अब इटली वाले बोलते हैं कि हम वो बंदे हमें दे दो, हमारे वो नागरिक हैं, तो वो हम उनको अपने हिसाब से हम ट्रायल चलाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द ज्यूरिडिक्शन। इंटरनेशनल लॉ ऐसे ही अप्लाई होता है ज्यूरिडिक्शन के ऊपर। अच्छा सर, ज्यूरिडिक्शन होगा तो ही एप्लीकेबल होंगे सर, क्योंकि जो बुक्स मैंने देखा कोर्ट्स में ये इंग्लैंड लॉ जनरल्स वगैरह रखे हुए रहते हैं, तो मैं सोचा कि अपने इंडिया पे भी वो प्रेजेंट हो जाते होंगे एप्लीकेबल। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो ज्यूरिडिक्शन के ऊपर ही, वो ज्यूरिडिक्शन बेस पे ही जाएगा सर। ओके। हाँ, ज्यादातर हमारे जो लॉज है ना वो हमारी टेरिटरी के हिसाब से, अगर बाहर के बंदे यहाँ आके अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो वो यहाँ के हिसाब से ही ट्रायल चलेगा। हमारा जो इंडियन सिस्टम है, जो क्रिमिनोलॉजी है, जो ट्रायल सिस्टम है, वो हम अपने हिसाब से ही करते हैं और हम अपने हिसाब से ही सारी चीजें करते हैं। हमारा कोई इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सर इसको रेफर तो कर सकते, नेचर होगा सर। पहले ज्यादा होता था रेफर, अब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे केस लॉज हैं, इतने रेलेवेंट केसेस हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज हैं टू टू कनेक्ट। अब हमारे बाहर से लाके करने का कोई मतलब नहीं ना, अब हम करते भी नहीं है। ओके, थैंक यू सर। So yeah sir, you can take over. Yes, participant, anyone with any question or anything you want to ask or discuss with sir, then we will go with vote of thanks. Sir, one last question sir. हाँ जी सर, ये पूछना था कि आपने जो शुरू में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म माने संविधान एंड संविधानवाद, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू वर्ड्स? बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि उन्होंने, जैसे हम एक सऊदी अरेबिया का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। तो सऊदी अरेबिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बताते हैं कि कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हम उसी के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है। संविधानवाद बेसिकली वहां पे होता है जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हो, हमारे पास लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और हमारे पास एग्जीक्यूटिव, तीन अलग अलग चीजें हो जो अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हो। सऊदी अरेबिया में क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव तो करते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने से नीचे मानते, आई मीन वो डिक्टेटरशिप भी है उनके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो संविधानवाद बेसिकली वो है जब हम सेपरेशन ऑफ पावर्स पे बिलीव करते हो, हम तीनों चीजों को अलग अलग सेपरेट करते हो, कोई किसी के पावर को हस्तक्षेप नहीं करेगा या फिर कोई किसी के इंटरफेरेंस नहीं करेगा जुडिशरी में, जैसे लेजिस्लेचर इंटरफेयर नहीं करता, लेजिस्लेचर की जो फंक्शनरी है उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करता। दीज आर द सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो बेसिकली जहां पे भी सेपरेशन ऑफ पावर है वहीं पे ही है संविधानवाद यही होता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग, सिर्फ अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में भी बिलीव करते हो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज संविधानवाद जिसमें उनके पास सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह नहीं है, वो डिक्टेटरशिप पे ही चल रहा है, बस कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पास नाम का। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। ओके एंड सो सॉरी फॉर गाइज, अगर आप लोगों को कुछ चीजें रेलेवेंट नहीं लगी हो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, एंड उससे लिए पहले ही मैं सॉरी बोलता हूँ सारी चीजों के लिए, बिकॉज दिस सेशन वाज सपोज्ड टू बी अराउंड 5 PM, so but we are ending it before than that, just because I'm not well today.
instead of postponing or rescheduling the entire session, I would have preferred कि आज हम आज ही ले. So I'm so sorry for that. So with immense delight, I take this opportunity to propose vote of thanks. First and foremost, I would like to extend our thanks to Mohammad Hossain Ansari sir for taking out the time from his busy schedule and joining us on this patriotic day and facilitating an interesting and insightful lecture. Despite Sir's fever and other uncertainties, Sir's contribution in today's discourse was highly captivating and indeed very intellectual. So thank you, sir, for your kind deliberation, meticulous session, and highly informative talk series. Your resourceful ideas, constitutional insights, and intellectual knowledge is highly enriching, informative, and tremendous, and significantly contributed to the immense academic values of to this virtual legal discourse and embarked an insightful exchange on this patriotic Sunday, especially in this constitutional law lecture series. Thank you, sir, for all your insight, intellectual participation, and meticulous discussions. Your commitment is well solicited by the team. So moving ahead, I would like to thanks to all the participants for joining us on this Republic Day and participating in the discourse with their regular questions, interacting on regular account. Thank you everyone for your kind cooperations and due engagement. At last, I would like to thank our Just Scriptum organization for inviting Sir for facilitating an insightful lecture on constitutions and encouraging the participants to participate in this vibrant legal discourse. Thank you, everyone. Thank you for your engagement and participations. At last but not least, once again, I wish you all very happy Republic Day 2025. We are looking forward for your participations and active engagement in our futuristic events. And I also anticipate, sir, to again visit our virtual discourse and facilitate an insightful lecture, since your lecture was highly captivating and the audience have a huge demand to have you again. So keeping in mind, now let's wind up the session. So before winding up, I would like to request everyone to turn on their cameras so that we can have a group photograph with sir. Just for 1 minute, everyone can turn on your cameras, please. Just for 1 minute. Requesting everyone please to turn on their cameras. ऐसे तो हम सेल्फी नहीं ले सकते, ऐसे ही ले लेते हैं. Guys, few more faces, please. Guys, don't shy. Your background will not be relevant, so don't worry. Shadia, Swapnil, other people, please, just for 10 seconds. Harshita, Avantika, please, Vidya, please turn on your camera, guys. So thank you everyone. We have also done with the official photo for the session. Thank you everyone for your participation. Please fill up the feedback form in the chat box to avail your e-certificates. In case of any queries or something, please reach out to us. And once again, thank you for making this constitutional law lecture series vibrant and interactive. Thank you, sir, for your intellectual participant and all the participants, your presence is
deeply honored. Thank you, everyone. Thank you everyone. Bye. Thank you, sir.